हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इकोनॉमी न्यूज़ वीकली सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक के जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग करंट अफेयर्स थे उनको हम आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम कुछ एमसीक्यूज भी हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जो कि हम लेक्चर के एंड की तरफ उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंड अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी प्रिपरेशन, वो भी मैं आपके साथ इसी पर्टिकुलर चैनल पे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, नया साल बहुत ही जल्द आने वाला है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल के अवसर के ऊपर हमारी टीम की तरफ से सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए भी गए हैं, तो डेफिनेटली आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर भी मेंशन्ड है, आप इन पे आप हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। पहली चीज तो देखो, एल्गोरिथम आप समझते हो? एल्गोरिथम एक किसी लॉजिक को कहते हैं जो कि हम मोस्टली कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे बात हो रही है। हालांकि एल्गोरिथम कहीं पर भी हो सकते हैं, पर अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर कोड के कॉन्टेक्स्ट में। मान लेते हैं कोई प्रोग्रामर है, ठीक है। प्रोग्रामर क्या करेगा? प्रोग्रामर कोई कोड लिखेगा, ठीक है। जैसे कोड लिखे जाते हैं ना अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कोड लिखा। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस कोड क्या होगा? जो भी आपके ट्रेड्स होंगे, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। एंड इसमें फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। समझे? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अभी कुछ शेयर प्राइस कुछ ऐसे है। मतलब आप लोगों ने शेयर प्राइस को नोटिस किया, तो शेयर प्राइस कुछ ऐसे था, ठीक है। ये पूरा उसका ग्राफ मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया, पिछले 6 महीने या 1 साल वॉट एवर का इस तरह से मूवमेंट हुई है उसकी। अब आपने पता क्या किया? आप कोडिंग वोडिंग थोड़ा जानते थे, तो आपने एक कोड लिख दिया कि एक काम करो, जब ये जो आपका प्राइस है, जो जो पूरा का पूरा ये प्राइस का जो कर्व यहाँ पे बना है, अगर मान लो जो प्राइस होता है ना, वो अगर इसके लास्ट 6 मंथ के हाईएस्ट प्राइस को एक्सीड करता है, आपने कुछ ऐसा कोड लिख दिया, इफ दिस एक्सीड्स हायर प्राइस देन द लास्ट 6 मंथ, तो उस समय आप ऑटोमेटिकली 100 यूनिट बाय कर लेना। देखो, अंडरस्टैंड करो, आप लोग भी ऑटोमेटिकली चीजें बाय करते हो। कई बार आप लोग भी अपने यहाँ पे जो आपका ट्रेडर होता है उसके साथ आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे कि 100 रुपए के जब प्राइस होगा तब बाय कर लेना, 105 का होगा तो सेल हो जाना चाहिए। ऐसे ऑर्डर आपने खुद भी प्लेस किए होंगे। वो एल्गोरिथमिक नहीं है, वो तो बस डायरेक्टली आपने प्राइस उसमें डाल दिया और जब सेल करना था वो प्राइस डाल दिया। पर यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर मैं कुछ लॉजिक डाल रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जब 6 महीने से जो भी प्राइस चल रहा है उसको एक्सीड कर दिया, हमने नंबर पुट नहीं किया, तो मैंने बोल दिया कि मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, यानी कि बाय हो जाना चाहिए। लेट से कोड जो हमारा मतलब जो भी मेरे ट्रेड्स हैं, एंड अकॉर्डिंगली अगर मान लो वो इस पर्टिकुलर नंबर से फिर वापस नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। या फिर कल को आप कोई भी और कोड भी डाल सकते हो इसके अंदर। कोई इंसान जो थोड़ा बहुत और टेक्निकल्स को फॉलो करता है, उसने लिख दिया कि जो 200 मूविंग एवरेज है उससे ऊपर चला जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे ना टेक्निकल्स होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं इस तरह के ग्राफ्स को, कर्व्स को समझने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड ये प्रोडिक्ट करने के लिए कि आगे मूवमेंट क्या रहने वाला है। तो पूरा का पूरा आप चीज अपने हाथ से हटाकर आप डाल दोगे किसके पास? कंप्यूटर के पास, एल्गोरिथम के पास, कोड के पास ये चीज आप दे रहे हो। फिर कोड, जो भी आपने चीजें लिखी हुई हैं कोड के अंदर, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उस चीज को एग्जीक्यूट करता रहेगा, चाहे बाय करना हो या सेल करना हो। इसको बोलते हैं हमारा एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, अभी तक ये जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग थी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनको यहाँ पे अलाउ थी। पर सेबी यहाँ पर सोच रहा है, सेबी ने बेसिकली रिसेंटली प्रपोज किया एक फ्रेमवर्क जिसके माध्यम से आपके रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के अंदर थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स। तो ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस को अप्रूवल ग्रांट करना होता है। हर एक एल्गोरिथम जो भी कोई यूज करना चाहता है रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उस केस में स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल देना पड़ेगा कि क्या आप ये एल्गो यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर
उनके रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के लिए उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है जो भी एल्गोरिथम्स होते हैं एक्सचेंजेस के साथ। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ब्रोकर्स का क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो भी यहाँ पर एक्सचेंजेस को यहाँ पे प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आने वाले समय के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ अलाउ कर देती है, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ सकता है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बात करें तो इसको ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से कोई एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन्हीं डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से जो भी उस कोड में, जो भी उस एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसी टाइम ऊपर प्राइस, क्वांटिटी, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, ध्यान रखना, जो आप अभी जैसे आप लोग करते होंगे ना कि कितने प्राइस पे बाय करना है, कितने प्राइस पे सेल करना है, वो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नहीं है, वो तो सिंपली आपने वैल्यू पुट कर दी। पर अगर आपने कोड किया हुआ है चीज़ों को, एंड आपने एक सर्टेन इंडिकेटर्स को यहाँ पे अपने कोड में इस्तेमाल किया हुआ है, एंड फिर उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवा रहे हो अपने कंप्यूटर से, वो होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। अब इसमें अंडरस्टैंड करना, इसमें ह्यूमन टच बहुत ही कम हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि देखो यार, कई बार पता क्या होता है, आप लोग सोच रहे होते हैं दिमाग के अंदर कि किसी चीज़ को खरीदूं, बेचूं, फिर वहां पे फिजिकल सॉरी ह्यूमन इमोशंस भी दिमाग में आ जाते हैं। कई बार आप अचानक से खरीद लेते हो, कई बार आप अचानक से बेच देते हो। पर अगर आपने पूरा का पूरा प्रोसेस आपने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का कर दिया, तो वहाँ फिर जो भी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है, प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से उसको बाय या सेल कर लिया जाएगा। उसमें फिर ह्यूमन इमोशंस का टच नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स को इसने यहाँ पे कंबाइन कर दिया। तो 2008 के अंदर ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग जो थी वो स्टार्ट करी थी। कुछ टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ एल्गो ट्रेडिंग के। जैसे एक को हम बोलते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज आप समझते हो? बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से आप रहते हो दिल्ली में, ठीक है, एंड आपने एक बात नोटिस करी कि यार दिल्ली में ना जो एप्पल्स मिल रहे हैं, दिल्ली में एप्पल मिल रहे हैं 300 रुपये किलो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं शिमला में, तो शिमला में एप्पल लेट से मिल रहे हैं 200 रुपये किलो। राइट। अब अगर मैं मान लूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लो लेट से 10 रुपये किलो की ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, तो आप एक बार नोटिस करोगे कि यार यहाँ पर एप्पल सस्ते हैं, यहाँ पर एप्पल महंगे हैं। आप दिल्ली से, सॉरी आप शिमला से एप्पल्स लाकर दिल्ली में बेचने लग जाओगे। ये क्या है? ये है आर्बिट्राज। एक मार्केट के अंदर प्राइस कुछ अलग था, दूसरी मार्केट के अंदर प्राइस कुछ अलग है, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया, एंड आपने कम दाम में एक जगह से खरीद के महंगी जगह के ऊपर जो पैसे, जो प्रोडक्ट था, आपने वहां पे इसके थ्रू कमाई कर ली। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है आर्बिट्राज। तो एक एल्गोरिथम जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करे बाय बाइंग अ स्टॉक एट अ लोअर प्राइस एट वन एक्सचेंज एंड सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस ऑन अनदर एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं हम क्या? आर्बिट्राज। उसके अलावा कुछ और स्ट्रेटजीज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीन रिवर्जन की अगर मैं बात करूं। आप सोचेंगे कि आखिर ये मीन रिवर्जन क्या होता है। देखो कई बार ना काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाता है, तो एक टाइम के बाद ना वो इवेंचुअली अपने एवरेज प्राइस तक पहुंच ही जाता है। तो कुछ लोग जब एवरेज प्राइस पे चीजें आ जाती हैं, वहां पर चीजों को बाय करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसी तरह से अपने एल्गोरिथम को प्लेस कर दो, उस एल्गोरिथम को ऐसा लिख दो कि जहाँ पे भी मीन रिवर्जन जो आए, वहां पर मतलब एवरेज प्राइस के पास में आए, वहां पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो आप कम प्राइस के ऊपर अपने जो जो भी अपना शेयर है उसको आप खरीद सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेंड फॉलोइंग की, कईयों को लगता है कि जैसा भी उसने पिछले कुछ सालों के अंदर ट्रेंड फॉलो किया है, जितने परसेंटेज रिटर्न दिए हैं, तो इस बार भी उतने ही रिटर्न आएंगे। तो उसको भी आप कोड के माध्यम से करके उतने परसेंटेज रिटर्न अपने पास गैदर कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी एल्गो ट्रेडिंग के। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एल्गो ट्रेडिंग बैन नहीं है, ये बात आप समझना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए हमने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है। राइट। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो अभी केरला के अंदर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ वन ट्री वन कैरेट कैंपेन। तो थोड़ा सा हमें मियावाकी के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों होता पता क्या है, मियावाकी के अंदर ना पहले जैसे एक एरिया ले लिया गया, ठीक है ना, एक जमीन थी, उसको हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर अर्बन फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश करेंगे।
और अर्बन फॉरेस्ट ग्रो करते समय ध्यान ये रखा जाएगा कि यहाँ पर जो प्लांट की वैरायटीज हम यहाँ पे प्लांट करेंगे ना, वो सारी की सारी वैरायटीज कौन सी होंगी, वो आपकी इंडिजीनियस वैरायटीज होंगी, जो वहां पे लोकल मिलती हैं, इंडिजीनियस ट्री स्पीशीज। अब इनको जो ग्रो किया जाएगा, बहुत ही डेंस लेवल के ऊपर ग्रो किया जाएगा, राइट, क्योंकि फॉरेस्ट ग्रो करना है ना, तो काफी हैवी डेंसिटी होनी चाहिए। तो नेटिव स्पीशीज को सर्वे किया जाएगा एंड सूटेबल बेसिस के ऊपर उनको वहां पे लाया जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो सॉइल न्यूट्रिशन है वो कैसा है, फर्टिलिटी कैसी है, एंड अकॉर्डिंगली न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। एम्फोसिस यहाँ पे नेटिव प्लांट्स के ऊपर इसलिए है क्योंकि वो क्विकली ग्रो करते हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उनको भी वो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। इसके साथ ही साथ ना, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, वीड्स वगैरह हमें रिमूव करने पड़ेंगे, सैपलिंग्स को भी ग्रो करना पड़ेगा, पर उसके बाद क्योंकि ये अपने आप में इंडिजिनस ट्री स्पीशीज थी, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगी, अपने आप सस्टेन होंगी। इनको बाहर से आपको कोई भी ज्यादा इनपुट फिर देने की जरूरत नहीं है। जैसे रेगुलर पानी देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रेगुलर मेन्योर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लोकल ब्रीड्स हैं, ये इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। इनका फायदा यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे 10 साल के अंदर ना आपके सामने बहुत ही यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है किसका, मियावाकी फॉरेस्ट का। तो ये जो आपका मियावाकी टेक्निक है या मियावाकी मेथड है, ये दिया गया था दरअसल में जो जापानीज बॉटनिस्ट थे, अकीरा मियावाकी जी। तो उन्हीं के नाम के ऊपर ही हमने इस टेक्निक का नाम रख दिया मियावाकी मेथड। यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। थोड़ा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपके त्रिवेंद्रम के अंदर, यहाँ पर कोशिश यही है कि अकुलम लेक जो है ना, उसके आसपास इस तरह का हम सस्टेनेबल अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप कर पाए। मियावाकी फॉरेस्ट दिखाता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पूरा फोकस है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, एंड ताकि उसको हम कन्वर्ट कर पाए वाइब्रेंट अर्बन फॉरेस्ट के अंदर। डेफिनेटली दिस इज द फोकस। बाकी मियावाकी मेथड की बात करें, इट इज अ रैपिड एफॉरेस्टेशन टेक्निक जो कि नेटिव स्पीशीज को यूज करती है ताकि डेंस मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट हम क्रिएट करें एंड नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम यहाँ पे मिमिक करें, उसको यहाँ पे कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश होती है। तो 1970s के अंदर ही जो डॉक्टर अकीरा मियावाकी है, जो कि एक जापानीज बॉटनिस्ट है, उनके द्वारा यहाँ पर इसको पाइनियर किया गया था। एंड इसका माध्यम, इसका पर्पस यही रहता है कि ग्रीन कवर को कैसे हम और बढ़ा पाएं। बाकी मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड मैंने बता दिया किस तरह से प्लांट्स अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जिनका आपको पता होना चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करता है। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जैसे मान लो एक हमारे सामने यहाँ पे किसान है, ठीक है। अब किसान की फसल बन चुकी है, मतलब उसने हार्वेस्ट कर लिया, उसकी कटाई कर ली है। पर अगर किसान अब जाके मार्केट में अपनी फसल को बेचने की कोशिश करता है ना, उसको लगता है कि यार बिल्कुल भी पैसा मिल ही नहीं रहा अपनी फसल को देख के। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अचानक से उस फसल के जो प्राइस हैं वो क्रैश कर गए हों। तो इसके पास एक तरीका तो ये है कि यार ये क्या करे, ये डिस्ट्रेस सेल करे। डिस्ट्रेस सेल का मतलब बहुत ही कम पैसे में अपनी फसल को बेच दे। ये एक तो ये ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि यार अपनी ये फसल को लेकर बैठा रहे, ये वेट करे कि कब मार्केट में जो प्राइस हैं वो वापस से ठीक होंगे एंड तब बेचे। अब टेक्निकली आप बोलोगे सर तरीका दूसरा बढ़िया लग रहा है, पहले में तो बेचारे ने इतनी मेहनत करी होगी पर उनको कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा, तो तरीका तो दूसरा बढ़िया लग रहा है। पर दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है, पहली दिक्कत तो ये है कि अब ये स्टोरेज करेगा कहाँ पे, है ना। स्टोरेज की समस्या इसको फील होगी कि कैसे मेरा प्रोडक्ट सेफ रहेगा। दूसरा इसका समस्या ये रहेगी, इसको अगली फसल भी तो लगानी है, इसको नेक्स्ट क्रॉप भी तो लगानी है। नेक्स्ट क्रॉप के लिए अगले इनपुट्स चाहिए होंगे, अगले इनपुट्स के लिए पैसा चाहिए होगा। अभी तो इसकी फसल बिकी नहीं, फसल बिकती तो थोड़े बहुत पैसे आते, फिर कहीं ना कहीं उसको आप डालते अपनी मिट्टी के अंदर, अपनी अगली फसल के अंदर, एंड वहां से और प्रोडक्शन निकल के आता। तो तरीका तो ये होता ना। तो यहाँ पर सरकार ने इसका एक तरीका निकाल लिया है। क्या तरीका निकाल लिया है? सरकार बोलती है इस किसान को कि आप एक काम करो, ये रहा वेयर हाउस, ठीक है, आप इस रजिस्टर्ड वेयर हाउस के पास चले जाओ। ठीक है, किसान चला जाएगा इस रजिस्टर्ड वेयर हाउस के पास, फिर अपनी जो भी फसल है ना उसको यहाँ पे रख देगा इस वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, जो वेयर हाउस होगा ना वो बदले में इनको क्या जारी कर देगा, एक कागज का टुकड़ा, एक रिसीट इशू कर देगा।
आजकल ये ऑनलाइन रिसीप्ट भी आ रही है जिसको हम ENWR बोलते हैं। तो ये रिसीट इस किसान तक पहुंच जाएगी। अब इस रिसीट में लिखा क्या होगा, इस रिसीट में यही लिखा होगा कि इस किसान का इतने किलो अनाज जो है या इतने किलो जो भी सामान है वो इस वेयर हाउस में सेफली पड़ा हुआ है। अब ये किसान के पास ये कागज का टुकड़ा आ चुका है या ऑनलाइन रिसीट इसकी रिगार्डिंग आ चुकी है। अब ये किसान पता क्या करेगा, अब ये किसान ये रिसीट लेके एक बैंक के पास चला जाएगा। एंड बैंक क्या करेगा, बैंक इसको फिर लोन दे देगा। कैसे लोन दे देगा, क्योंकि भाई ये जो सामान इसका वेयर हाउस में पड़ा हुआ है वो अपने आप में कोलेटरल की तरह बन जाएगा। तो यानी कि किसान को फायदा क्या हुआ, उसका काम स्टोरेज भी हो गया एंड एट द सेम टाइम जो भी उसकी क्रॉप थी वो वहाँ स्टोर पड़ी हुई है एंड उसको अब अगली जो फसल लगानी है उसके लिए उसको बैंक से लोन भी मिल गया। तो फायदा ही फायदा हो गया, राइट। और किसान डिस्ट्रेस सेल से भी बच गया। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको दो बातें यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, ENWR के बारे में। NWR जो मैं कह रहा हूँ ना, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, ये कुछ और नहीं, ये वो पर्ची ही है जो किसान को मिलती है। ठीक है, तो इसको हमने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब होता क्या है, इस पर्टिकुलर NWR के माध्यम से किसान लोन ले सकते हैं बैंकों से, जो कि वेयर हाउस रिसिप्ट को इस्तेमाल करेंगे एज अ कोलेटरल। इसके माध्यम से आप नोटिस कर सकते हो NWR क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यहाँ पे अलाउ करता है उस कमोडिटी स्टोर की, बिना फिजिकल कमोडिटी को डिलीवर किए हुए। तो ये फायदा हो जाता है। बाकी इसके अलावा 2017 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इसका वर्जन भी हमने इस्तेमाल करने लगे अंडर वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007। तो एक डिजिटल रिकॉर्ड हमें इन चीज़ों का यहाँ पे डेफिनेटली हमारे सामने मिल जाता है। तो इसके माध्यम से इसको फिर और भी बाकी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट किया गया, जैसे ई नैम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आएगी कि सर कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि किसान ने लोन तो ले लिया बैंक से, बाद में जाके वो अपने वेयर हाउस के पास जाए, वहां से अपना सामान निकाल लिया एंड फिर सामान बेच दिया। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि टेक्निकली आप नोटिस कर पाओगे वेयर हाउस में जो सामान उसका पड़ा हुआ है वो तो उसने कोलेटरल लेके उसने सारा का सारा लोन लिया है। तो कल को उसको बेच देगा तो बैंक का कोलेटरल खत्म हो जाएगा। देखो ऐसा कर नहीं सकता किसान, क्यों? क्योंकि फार्मर्स या जो बाकी होल्डर्स होते हैं EWNR के, वो अपने वेयर हाउस रिसीट्स को प्लेज करते हैं लोन लेने के लिए। एक बार प्लेज मार्क हो गया ना, एक बार उसने लिख दिया, एक बार उसने लोन ले लिया और उसने कह दिया कि यार मेरा जो जो भी सामान है वो गिरवी पड़ा हुआ है, तो आप नोटिस कर पाओगे जो कंट्रोल होगा ना इस चीज का, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक जिसने लोन दिया था उसके पास चला जाएगा। तो जो क्लाइंट होता है, जो अपना किसान होता है, वो इन NWR बैलेंस को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसका प्लेज सेटल नहीं हो जाता। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यही है कि किसान ने लोन लिया है उसके ऊपर, तो बट जब एक बार लोन ले लिया तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल जो था वो बैंक के पास चला जाएगा। और जब तक किसान उसका पैसा वापस नहीं कर देता तब तक वो कंट्रोल उसके पास ही रहेगा। समझ रहे हो? तो ये है ENWR प्लेज फाइनेंसिंग। बाकी इसके अलावा आपको पता होना चाहिए WDRA के बारे में। मैंने बताया था ना कि कैसे ENWR का कॉन्सेप्ट आया था अंडर WDRA। तो थोड़ा सा आपको वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो WDRA क्या है, इट इज अ स्टेचुटरी बॉडी जिसको WDRA एक्ट के अंतर्गत ही यहाँ पे बनाया गया था। एंड इसी ने आपका नेगोशिएबल वेयर हाउस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, इसको रेगुलेट किया, ताकि अपने जो किसान हैं वो बेहतर ढंग से अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर पाए। कुछ कामों की बात करें WDRA की, तो यहाँ पर वेयर हाउसेस को रेगुलेट करता है, साइंटिफिक स्टोरेज प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है एंड सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को और बेहतर बनाता है। ये WDRA के यहाँ पे हमें काम देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो डेफिनेटली जो इजी एक्सेस टू पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स ये फैसिलिटेट करता है। तो स्कीम का 1000 करोड़ का यहाँ पे आपको टोटल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बता रहा था वही मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो सारे शेड्यूल बैंक्स और सारे आपके कोऑपरेटिव बैंक्स इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो ये कुछ छोटे छोटे डिटेल्स हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। जो इंपॉर्टेंट बातें थी NWR, ENWR, WDRA, वो सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर ही दी हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया था विद रिगार्ड्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। लास्ट वीक मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। देखो एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की, SHG, इसका आप मीनिंग समझने की कोशिश करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, यहाँ पर ना देखो जैसे एक पर्सन है, एक पर्सन अपने आप में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
पर अगर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब 10-12 लोग इस तरह से आपस में साथ में आ जाते हैं, जिनका बैकग्राउंड सेम है एंड उनकी प्रॉब्लम भी सेम है, तो डेफिनेटली वो साथ में मिलके बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उनको कुछ नया रोजगार की ज़रूरत हो, तो आपस में मिलकर एक नया काम वो स्टार्ट कर सकते हैं। इतने सारे लोग हैं, साथ में मिलकर बैंक जा सकते हैं, है ना? बैंकों से उनको लोन मिल सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है? दे आर स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल नॉर्मली, जो कि सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इनको कोलेटरल फ्री लोन्स मिल जाते हैं बैंकों के माध्यम से। तो ये कुछ फ़ायदे इनको देखने को मिल जाएँगे। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये प्रोग्राम था ना, ये इनिशियली आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट नहीं किया। ये स्टार्ट किया गया था आपके नाबार्ड के द्वारा। आप लोगों ने नाम सुना होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का। उसने यहाँ पर 1991-1992 के अंदर इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट किया। बाकी आरबीआई भी डेफिनेटली परमिट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि आप अपने सेविंग अकाउंट वगैरह खोलिए बैंक्स के अंदर। तो इसलिए पहला स्टेप यहाँ पे गलत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये नाबार्ड के द्वारा था। दूसरा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, सारे मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किस चीज़ की? कि इंडिविजुअल मेंबर जो भी लोन ले रहा है वो पैसा वापस करे। बिल्कुल सही बात है। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर ना, जो अगर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नंबर की, एनपीए की बात करें, तो एनपीए आपको कम देखने को मिलेगा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सबके पास ज़िम्मेदारी होती है कि वो बंदा पैसा रिटर्न करे। एंड मैंने आपको कहा था ना कि जैसे एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर क्या है? इस ग्रुप के अंदर सिमिलर लेवल के लोग हैं, जिनका सिमिलर बैकग्राउंड है, सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो यानी कि ना एक सोशल भी एक कारण रहता है, जिस वजह से ये लोग जब भी अपना लोन लेते हैं उसको डेफिनेटली वापस कर देते हैं। बात करें दोस्तों स्टेटमेंट 3 की, तो आरआरबीज और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। बिल्कुल ठीक बात है। रीजनल रूरल बैंक्स भी और आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इनको सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ उनको, ठीक है, पैसे प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग उनको अलग-अलग बैंकिंग सर्विसेज हो गया, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करते हैं। तो ये सब फ़ायदे हमें देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पूछा गया था कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं? तो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स व्हिच आर करेक्ट, ओनली 2, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आपको और होमवर्क दिया था कि जब हम बात करते हैं ना एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो एफडीआई के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट मतलब ट्रू है? क्या उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक है? देखो अंडरस्टैंड करना, एक होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आप इसको बोल सकते हो। अगर तो देखो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी शेयर्स हो गया या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर मतलब फाइनेंशियल के थ्रू आ रहा है, राइट, उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली बोल देते हैं। रीजन बीइंग कि जो पैसा आ रहा है ना, ये केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग परस्पेक्टिव से आ रहा है। उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, जैसे उनको प्रॉफिट हो जाता है, वो सारा का सारा अपना पैसा देश से बाहर लेकर चले जाते हैं। नॉर्मली ऐसा माना गया है कि जहाँ पर ना अगर मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, उस लिस्टेड कंपनी के अंदर लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट होता है, तो इट विल बी कैटेगराइज्ड एट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर ग्रेटर देन 10% हो, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर अनलिस्टेड कंपनी है और उसमें कुछ भी परसेंटेज आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको हम यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। एफडीआई अपने आप में लंबे टर्म के लिए आती है, ये स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म होता है, उनके मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के अंदर पार्टिसिपेशन होता है, तो ये फ़र्क होता है एफडीआई और एफपीआई के अंदर। एफपीआई थोड़ा-सा कम स्टेबल होता है, इसीलिए इसको ना हॉट मनी के नाम से ही बोलते हैं कि पैसा फटाफट आया, फटाफट चला गया। तो ये कुछ अंतर हैं जो आपको एफडीआई और एफपीआई में पता होने चाहिए। अब अगर हम इनकी स्टेटमेंट्स की बात करें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी नहीं। मैंने आपको कहा था कि ये अनलिस्टेड कंपनी में भी हो सकता है। बाकी स्टेटमेंट 3 की बात करें तो ये कह रहा है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो डेट सर्विसिंग को इन्वॉल्व करता है, नहीं, वहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हुआ है, डेट सर्विसिंग की बात कहाँ से आ जाएगी। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको बोलते हैं, नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर इन्वेस्टमेंट शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन सब में हो रहा है, तो एफपीआई में काउंट होगा। पर ऑप्शन अगर आप बी पढ़ोगे, इट इज अ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बिल्कुल यहाँ पर पैसा आया और डेट क्रिएटिंग थोड़ी है वो, है ना? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आज के आपके होमवर्क की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है वो है विद रिगार्ड्स टू आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आप पढ़ सकते हो एंड बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू कि इंडिया के अगर मान लो रिस्क रिड्यूस करना हो करेंसी क्राइसिस का,
तो कौन कौन से फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में आंसर बताइएगा, फिर अकॉर्डिंगली हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन इकोनॉमी न्यूज़ वीकली की। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।